इनकम टैक्स न्यूमेरिकल इनकम फ्रॉम सैलरी हम स्टडी कर रहे हैं। आज जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने जो है वो स्टार्ट किया था बेसिक सैलरी से, और फिर इसके पर्पसेस में अकोमोडेशन, कन्वेंस, इंटरटेनमेंट, मेडिकल, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो परक्विजिस्ट के ऊपर लास्ट टॉपिक है। मतलब ये आज लास्ट टॉपिक होगा जिसके अंदर हम परक्विजिस्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारी परक्विजिस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आज जो हमने सब पढ़नी है वो उसमें सबसे पहली जो है वो है अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। अब ये जो ग्रेजुटी का पॉइंट है ये आपको इसके जो है वो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये 4 पॉसिबल वेज है जिनके अंदर ये ग्रेजुटी आपको गिवन हो सकती है। कौन कौन सी? नंबर 1, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, इनलैंड रेवेन्यू। इसको आप CIT भी लिख सकते हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। बोर्ड से मुराद जो है वो आपका FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रेजुटी, या इसको आप क्या लें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जो ग्रेजुटी मिलती है, ठीक है, एक ये हो सकती पॉसिबिलिटी। और लास्ट है अगर अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी है, अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी। तो ग्रेजुटी का पॉइंट इन चारों में से किसी एक सूरत में आ सकता है सवाल में। ठीक है, तो आपने हर देखना कि कौन सी सूरत है। ठीक है, जो सी होगी उसके हिसाब से उसका जो है वो टैक्स ट्रीटमेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट है कि ये फुली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये 2 कॉलम होंगे, आपने यहाँ पर जो है वो ग्रेजुटी की वैल्यू लिखी, फॉर एग्जांपल सपोज कि जी 30,000 है। अब ये अप्रूव्ड बाय कमिश्नर है तो लिहाजा आउटर कॉलम में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये फुली एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्लियर होगी बात ये? अगर है अप्रूव्ड बाय बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो इस सूरत में ये एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख, एक्सेस विल बी टैक्सेबल। 3 लाख तक एग्जेम्पशन है, उससे ऊपर वाली रकम जो है वो टैक्सेबल होगी। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर आपके पास ग्रेजुटी है 3,20,000, आपने इनर कॉलम में लिखा, इसमें से 3 लाख आप माइनस करेंगे, बाकी जो रकम बचेगी 20,000 वो इधर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी रकम ऊपर बचेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर फर्ज करें ऊपर कुछ नहीं बचता, आपके पास जो है वो यही रकम जो है वो इस तरह दी हो कि उसने कहा 2,80,000 और आपने एग्जेम्प्ट किया 3 लाख तक, तो इस सूरत में आंसर क्या आ रहा है? मनफी का 20,000, तो वो आप यहां पर नहीं लिखेंगे। बात समझ आ गई? तो इस सूरत में, बोर्ड की सूरत में 3 लाख तक की एग्जेम्पशन है, इससे ऊपर वाली जितनी रकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जितनी भी ग्रेजुटी मिलती है फुली एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, लिहाजा आउटर कॉलम में कुछ भी शामिल नहीं होगा। ठीक होगी बात ये? अगर ग्रेजुटी अनअप्रूव्ड है, ग्रेजुटी अनअप्रूव्ड है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है? कंपैरिजन करना है। ₹75,000 एक रकम ये होगी। नंबर सेकंड 50% ऑफ ग्रेजुटी, 50% ऑफ ग्रेजुटी, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, excess
अमाउंट विल बी टैक्सेबल। मिसाल के तौर पर उसने आपको कहा कि जी ग्रेजुटी की रकम जो है वो ग्रेजुटी की जो अमाउंट उसने आपको प्रोवाइड की है, फर्ज करें कि वो जी हमारे पास है 1 लाख रुपया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इस 75,000 और 50% ऑफ ग्रेजुटी, 50% ऑफ ग्रेजुटी का मतलब है कि इस 1 लाख का 50% ले लेंगे। जो ये 1 लाख है इसका जो है वो 50% ले लें, ये आ जाएगा 50,000। अब आपने इस 75,000 और इस 50,000 का कंपैरिजन करना है। इनमें से जो छोटी रकम होगी वो इधर से जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो लिहाजा जो है वो जो भी रकम लेस है 50,000 चूंकि लेस है तो ये यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएगा और बाकी जो बचा 50,000 वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई कि अगर अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी है तो आपने अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी के साथ कंपैरिजन करना है ₹75,000 और 50% ऑफ ग्रेजुटी। इन दोनों में से जो रकम छोटी होगी वो इधर माइनस हो जाएगी और बाकी जो रकम बचेगी वो इधर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक होगी बात। ये थे ग्रेजुटी के जो है वो पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है आज हमने पढ़ना है वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में जो पहली मैं चीज बताने लगा हूं वो देखने के, अगर उसने सवाल में दिया आपको गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड और अगर दिया हुआ है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर सवाल में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है और अनरिकग्नाइज्ड है, इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। क्लियर होगी बात ये। अब ये जो प्रोविडेंट फंड है इसमें 3 पॉइंट होंगे हर सवाल में। एक होगा आपके पास एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सेकंड आपके पास होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और थर्ड आपके पास होगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड। प्रोविडेंट फंड के पॉइंट जो है वो ये 3 हर सवाल में गिवन होंगे। जब भी प्रोविडेंट फंड का जो है वो क्वेश्चन आएगा, प्रोविडेंट फंड का जब पॉइंट आएगा तो उसमें ये तीनों पॉइंट आपको गिवन होंगे। अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, अगर गवर्नमेंट है और अनरिकग्नाइज्ड है, दोनों में ये दोनों सूरतों में टैक्स ट्रीटमेंट यही होगा जो मैं बताने लगा हूं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट ये है कि ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड इन बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में ये पहले से ही शामिल होती है, लिहाजा अब इसको शामिल करने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स जितनी भी रकम होगी इसको यहां पे लिखेंगे आउटर कॉलम में, कुछ भी नहीं आएगा उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। बात समझ आ गई कि ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है, लिहाजा इसको अब दोबारा अपने सैलरी में शामिल नहीं करना, ये एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट इंक्लूडेड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सूरत में शामिल नहीं होगा, अनरिकग्नाइज्ड की सूरत में भी शामिल नहीं होगा, छोड़ देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड नॉट इंक्लूडेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड को भी यहां पर जो है वो इन दोनों सूरतों में हम इग्नोर कर देंगे। क्लियर होगी बात ये। तो अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड या अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो ये तीनों चीजें जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। तीनों चीजों को हम अपनी टोटल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये जो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसमें भी यही 3 पॉइंट होने हैं। कौन कौन से? पहला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सेकंड
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और थर्ड जो है वो आपका होना है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ये 3 पॉइंट आपके होने, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अगर तो ये रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो इस सूरत में रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स की सूरत में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, कि बेसिक सैलरी में ये पहले से शामिल होता है, तो जो ट्रीटमेंट आपका बाकी सूरतों में था वही इस सूरत में भी होगा। मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जितनी भी है वो आउटर कॉलम में नहीं जाएगी, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्लियर होगी बात ये? तो प्रोविडेंट फंड में जो है वो चाहे तीनों सूरतों में एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता, उसको अपने टोटल इनकम में शामिल नहीं करना। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इस सूरत में क्या होगा, आपने जो है वो दो चीजों को कंपेयर करना है। नंबर 1, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। एक चीज ये होगी आपकी, ठीक है, आपने जो है वो सैलरी का जो है वो 10% लेना है और उसको यहां पे लिखना है। और नंबर सेकंड आपने ₹1,50,000, 1,50,000, 10% ऑफ सैलरी और ₹1,50,000, विच एवर is less will be exempt। इन दोनों में से जो सी रकम छोटी होगी, एक ये और एक ये, 10% ऑफ सैलरी और ₹1,50,000, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, विच एवर इज लेस, यहां पर आप इसको यूं कह लें, विच एवर इज लेस 1 और 2 विल बी एग्जेम्प्ट, एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। जो बाकी रकम बचेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। मसलन क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी उसको आप यहां पे लिखेंगे, 10% ऑफ सैलरी जो है वो उसको आप इस कॉलम में लिखेंगे, और ये 1,50,000 तो ये फिक्स आ गया। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, जो सी रकम इन दोनों में से छोटी होगी वो इधर आपने जो है वो क्या करनी है, बाहर ले आनी, उसको यहां से माइनस करना है। बाकी अगर कोई रकम बचेगी तो वो इधर टैक्सेबल हो जाएगी। ये इसका जो है वो ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड में जो है वो आपका पॉइंट तब ट्रीट होगा जब उसका रेट, जो गिवन रेट है वो मोर देन 16% होगा, मोर देन 16% होगा, तो फिर ये ट्रीट होगा। क्लियर होगी ना बात ये? अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड की सूरत में आपने जो है वो इसको ट्रीट कैसे करना है, सबसे पहले आपने लेना है इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 16% डिवाइडेड बाय गिवन रेट इन परसेंटेज, गिवन रेट इन परसेंटेज। मिसाल के तौर पर उसने आपको दिया हुआ 16%, गिवन रेट जो है वो आपके पास दिया हुआ है 20%, तो आपने क्या करना है, इसको लिखने का अंदाज क्या होगा कि आपने 16% ओवर 20%, 16% ओवर 20%, इस तरीके से इसको जो है वो लिखना है। फिर बाद में आपका ये परसेंटेज से जो है वो कैंसिल होगा। क्लियर होगी ना बात ये, कि इंटरेस्ट की अमाउंट लेनी है, उसको 16% से ज़रब करना है और गिवन रेट से तकसीम करना है, एक चीज ये। और सेकंड आपने लेना है 1/3 ऑफ सैलरी, 1/3 ऑफ सैलरी। अच्छा, अब इसका एक आंसर आएगा आपके पास, और 1/3 ऑफ सैलरी का एक आंसर आएगा। ठीक है, एक इसका आंसर आ गया और एक इसका आंसर आ गया। इनमें से जो सी रकम छोटी होगी, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, एक्सेस विल बी टैक्सेबल।
आपने इंटरेस्ट क्रेडिटेड की जो रकम यहां पर आपके पास गिवन है, जहां पर उसमें से अगर तो ये रकम छोटी है ये माइनस हो जाएगी, अगर ये छोटी है तो ये माइनस हो जाएगी। यहां से जो है वो आपने इसमें से ये माइनस किया, बाकी जो बचा वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कुछ नहीं बचता तो कुछ भी नहीं जाएगा। पॉजिटिव रकम जानी है, बात समझ आ गई ना? ये क्लियर हो गया यहां तक? अगर माइनस में आंसर आए तो एग्जाम्पल है। अब एक बात जो है वो यहां पर डिस्कस करने वाली है कि यहां पर मैंने जिक्र किया है सैलरी का, ठीक है? सैलरी, ये नोट है, ये याद रखिएगा। प्रोविडेंट फंड के जो है वो क्वेश्चंस के अंदर जो ये पॉइंट है आपने याद रखने, कौन कौन से? फर्स्ट, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, बस और कोई चीज नहीं, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट will only be treated if given rate is more than 16%. Interest will only be treated if given rate is more than 16%. अगर 16% से कम होगा तो ट्रीट नहीं होगा, ठीक है? इफ रेट इज लेस देन 16%, अगर गिवन रेट लेस देन 16% है, ये वाला बात। और इफ नो रेट इज गिवन, अगर जो है वो कोई भी रेट नहीं गिवन तो उस सूरत में भी जो है वो इसको ट्रीट नहीं करना, उस सूरत में भी ट्रीट नहीं करना। इफ नो रेट इज गिवन, नो ट्रीटमेंट। अगर गिवन रेट लेस देन 16% है तब भी, और अगर कोई भी रेट गिवन ही नहीं है तब भी इसको जो है वो आपने ट्रीट नहीं करना, ठीक है जी? ये था आपका टोटल प्रोविडेंट फंड का। तो आई होप कि ये बात जो है वो सारी क्लियर हो गई है। अगर इसमें कोई बात पूछने वाली है तो बताइएगा, वो इंशाल्लाह जो है वो मैं मजीद उस पर हेल्प कर दूंगा। अब ये परक्विजिस्ट हमारी खत्म हो गई है। अब हमने जो चीज़ें नेक्स्ट पढ़नी है वो सारी इनकम फ्रॉम सैलरी में वो ये होंगी कि ये टोटली टैक्सेबल है या टोटली एग्जाम्प्ट है। अब वो चीज़ें जो टोटली टैक्सेबल है और टोटली एग्जाम्प्ट है, तो उसके बाद मतलब हमारा कल का दिन जो है वो मजीद इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर है। उसके बाद ये हेड खत्म हो जाएगा, फिर अगले हमारे जो है वो छोटे छोटे हेड हैं, उनको एक एक दिन में हम जो है वो कवर अप करते रहेंगे, ठीक है जी? इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कोई बात पूछनी है वो पूछिएगा। कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।